आजकल के तो बच्चों के पास बड़ी अच्छी अच्छी किताबों की PDF फ्री में अवेलेबल है जी। अगर आप अपने घर में 500 रुपए का इंटरनेट लगवा लीजिए महीने का, तो आपके घर में अगर 10 विद्यार्थी हैं तो 10 विद्यार्थी की आवश्यकता 500 रुपए महीने में पूरी हो जाती है। अगर मैं आपकी इस देश के सबसे बड़े कंपटीशन की मैं बात करता हूँ यूपीएससी का, तो यूपीएससी में जो सर्वाधिक सिलेक्शन हुए हैं वो स्मॉल सिटीज से हुए हैं। इस बीच आपको वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा कहाँ से आई? पढ़ाई करते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि जब हम 9वीं 10वीं में हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 9वीं 10वीं का समय होता है। जब इससे हमने क्रॉस किया तो फिर पता चलता है कि 11वीं 12वीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कब होता है? मेरे जीवन का वह पहला एग्जामिनेशन था। अच्छा। और मैं पहले ही एग्जामिनेशन में सफल रहा और मेरा चयन हो गया। 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो DRDO के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, अगर उनको DRDO में वैज्ञानिक बनना हो तो किन विषयों का चयन करें? इस बनने का अर्थ ये होता है कि आप इंजीनियरिंग किए हों, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन विषयों के आप विद्यार्थी रहे। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम के निमित्त आज सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर में आना हुआ और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए DRDO में एडिशनल डायरेक्टर और सीनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत डॉक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी सर उपस्थित हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में वैज्ञानिक बनने तक का सफर कैसे पूरा किया और एक विद्यार्थी जो सामान्य से परिवार से आता है वो अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना करता है ऐसे पदों तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं पहले यही जानने का प्रयास करूंगा कि आपके अपने वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा कहाँ से आई? मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में MA साइकोलॉजी कर रहा था। तो उस दौरान हम लोग जब पढ़ते थे, 1997 की बात है, तो हम लोग के दौरान मीडिया का युग नहीं था जी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक पेपर था जिसमें कि यह हम लोग जानते थे कि कौन सी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, और अभी कैरियर के बिगनिंग का ही समय था और वह यह दौर था जब हमें निर्धारित करना था कि मुझे क्या करना चाहिए। और ख़ास करके जो है ह्यूमैनिटीज़ के जो विद्यार्थी होते हैं ज़्यादातर या तो हायर एजुकेशन में PhD करते हैं और हायर एजुकेशन में जाते हैं, दूसरा वो UPSC का एग्जामिनेशन देते हैं और सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। तीसरे विकल्प के तौर पर साइंटिस्ट बनना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक ऐड के थ्रू मुझे पता चला कि DRDO से MA साइकोलॉजी वालों के लिए साइंटिस्ट की वैकेंसी है। तो मैं बड़ा एक तरह से कहिए कि स्तब्ध था, क्योंकि साइंटिस्ट बनने का अर्थ ये होता है कि आप इंजीनियरिंग किए हों, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन विषयों के आप विद्यार्थी रहे हों। तो मेरे लिए बड़ा कह लीजिए कि एक तरह से बड़ा एक्साइटिंग न्यूज़ थी। और DRDO के बारे में हम लोग चूँकि जानते थे उस समय तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे DRDO के, और उस वक्त के बाद से उनके बाद से DRDO की पॉपुलैरिटी आम जनता के बीच ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस वैकेंसी को देखने के बाद मेरे मन में प्रश्न आया कि भाई साइकोलॉजी के साइंटिस्ट क्या करते होंगे और इस विषय के साथ क्या किया जा सकता है। और उसके बाद से मैंने अप्लाई किया और मेरे लिए इंटरव्यू कॉल चला आया। मैं दिल्ली गया, मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं बताऊं उसके बाद से मुझे इस बात की जानकारी इकट्ठी किया मैंने कि भाई यहाँ काम क्या करना है, क्योंकि 5-6 महीने का समय लगा पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल और ज्वाइनिंग में। तो उस दौरान मुझे इसके बारे में यह जानकारी हुई कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा डोमेन है, जितना मैं समझता था उससे ज़्यादा है, और जो हमारे विषय के जो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादातर इनका जो अहम रोल होता है वह आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर सिलेक्शन में यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल देते हैं। साथ ही जो DRDO के साइंटिस्ट जो मिसाइल प्रोजेक्ट्स के साथ या अदर जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट, उनके बिहेवियरल ट्रेनिंग, इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। और रिसर्च उन ट्रूप्स के साथ, उन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लोगों के साथ जो हार्श क्लाइमेट में नौकरी कर रहे हैं, लॉन्ग सेपरेशन है उनकी फैमिली से, हैजार्डस वर्किंग कंडीशन है, उन सारे कंडीशंस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए पॉलिसी मेकिंग रिसर्च, उनके लिए पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च देना है, सो दैट गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस तरह से जो है एक तरह से कह लीजिए कि कैरियर काउंसलिंग और जो गाइडेंस का जो आपने मुहिम छेड़ा हुआ है, ये एक बड़ा समीचीन है जिसकी रिक्वायरमेंट है। हम लोग के समय ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होने से ज़्यादातर लोगों का कैरियर आप पाइएगा कि बहुत वो स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल। उनका जाना बहुत प्लान्ड नहीं था, बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं था। शायद अगर बहुत प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होता तो हम और बेहतर कर रहे होते और बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होते। लेकिन अभी चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी हैं, और आप जैसे लोग इस कार्य में हैं तो इससे जो युवा हैं उनको गाइडेंस मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा।
सर DRDO के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें सामान्य शब्दों में कि एक विद्यार्थी समझ पाए उसको। DRDO जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्रालय का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। DRDO या इस तरह की जो संस्थाएं हैं ये सभी दुनिया के सारे विकसित देशों और विकासशील देशों के पास डिफेंस रिसर्च का काम करती हैं। ये अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, जापान के पास भी है। और ये जो डिपार्टमेंट है बहुत स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस का डिपार्टमेंट है, जो अपने मिलिट्री और पैरा मिलिट्री को टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड करता है, ट्रेनिंग से इक्विप्ड करता है, और साथ ही साथ जो है उसको मैन पावर भी सप्लाई करता है, उनकी ट्रेनिंग भी देता है। तो बड़ा ग्लोबल वर्क है। खास करके 3 एरिया में DRDO काम करता है: मिसाइल टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस का ही एक विषय हमारा जो साइकोलॉजी है वो उसके कैटेगरी में आता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद मिसाइल। बिल्कुल सर। सर 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो DRDO के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, अगर उनको DRDO में वैज्ञानिक बनना हो तो किन विषयों का चयन करें? देखिए, DRDO की ऑल ओवर इंडिया 52 लेबोरेटरीज का नेटवर्क है। और जो ब्रॉडर मैंने कैटेगरी बताया, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी में अगर आपको जाना है और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में, इनका काम और प्रोफाइल लगभग एक जैसा होता है, इंटीग्रेटेड होता है। इसमें जो मेनली जो बच्चे जाते हैं वो साइंस सब्जेक्ट के जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के लोग जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के जाएंगे, मेटलर्जी के एंड मटेरियल साइंस के जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, IT, यह सारे ऐसे विषय हैं। इवन सिविल इंजीनियर्स भी हमारे यहाँ आते हैं। तो यह सारे ऐसे विशेष विषय के विद्यार्थी हैं। इन सभी का सिलेक्शन एज ए साइंटिस्ट DRDO में होता है। लाइफ साइंसेस के जो विषय हैं उनमें साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी साइंस, ये लाइफ साइंसेस की लैब हैं जिनमें इन विषयों के विद्यार्थी जाते हैं। लेकिन एक बात मैं और भी कहूँगा, इन विषयों में सिलेक्शन थोड़ा बहुत रेयर है। लाइफ साइंसेज जो मेरा जो विषय जिन विषयों और उसमें है, इसमें सिलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत रेयर है, वैकेंसीज रेगुलर नहीं है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए रेगुलर वैकेंसी है, रेगुलर उनके सिलेक्शन होते हैं और वो इंजीनियरिंग करें, गेट क्वालिफाई करें। गेट के स्कोर के बेसिस पे अब इंटरव्यू हो रहा है। रिटन टेस्ट पिछले 2 सालों से हटा दिया गया, क्योंकि ये हुआ कि गेट और नेट जैसी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वो ऑलरेडी स्क्रीन किए रहते हैं। उनके अच्छे जो स्कोरर हैं डायरेक्ट उनका इंटरव्यू और उसका सिलेक्शन होता है एज ए साइंटिस्ट। सर जो विद्यार्थी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो कभी कभी होता है कि वो परीक्षाएं देते हैं लेकिन वो असफल होने लगते हैं, तो कई बार निराश होने लगते हैं। तो सर जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटित हुई कि आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दिए हो और एग्जाम में फेल हो गए हो और निराश हो जाते हो, फिर अपने आप को उस समय कैसे आप संभालते थे? देखिए, मैं आपको इस बारे में एक बात बताऊं। मैं अगर व्यक्तिगत उदाहरण दूं तो मेरे जीवन का वह पहला एग्जामिनेशन था। अच्छा। और मैं पहले ही एग्जामिनेशन में सफल रहा और मेरा चयन हो गया। लेकिन मुझे देखने का बहुतों को अवसर मिला, क्योंकि मैं कैरियर डोमेन से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के कैरियर काउंसलिंग से, प्लस जो हमारा जॉब प्रोफाइल है इसमें हम लोग सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ही करते हैं। मैं 15-16 साल DRDO साइंटिस्ट के सिलेक्शन रिक्रूटमेंट से जुड़ा था। उसके पहले और उसके बाद जो है मैं आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स के सिलेक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा जो है मैं पब्लिक सर्विस कमीशन, इवन हायर एजुकेशन के बोर्ड्स में या पैरामिलिट्री सर्विसेज के बोर्ड में, बैंकिंग के बोर्ड में, एयर इंडिया वगैरह के भी बोर्ड में मेरा पार्टिसिपेशन रहा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। NTA के साथ भी कुछ अवसर मिले हैं काम करने का। तो विद्यार्थियों के साथ मिलना, फेल होने वाले विद्यार्थियों के साथ जो हमेशा मैंने देखा है, जो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिजिलिएंट माइंड की होती है। असफलता हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे में कोई कमी रह गई हो या उसकी प्रिपरेशन में कोई कमी है। बहुत बार असफलता इस वजह से भी मिलती है कि जो टाइम, जो 2-3 घंटे का जो आप कंपटीशन दे रहे हैं, उस दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो दूसरे बच्चे परफॉर्म करते हैं। और हमेशा कहा जाता है, एक कहावत है कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। आप कंपटीशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप अपनी पूरी मेहनत करिए। अगर आप फेल होते हैं तो मैक्सिमम तो फेल होंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट, ठीक है। और आपके पास हमेशा एक दूसरा कैरियर ऑप्शन भी होता है, रिलेटेड कैरियर ऑप्शन होते हैं, प्लस उस प्रक्रिया में जो आपकी लर्निंग होती है वो वेस्ट नहीं जाती है। बिल्कुल। जितने भी आप प्रिपरेशन करने वाले, कंपटीशन की प्रिपरेशन वाले देखते हैं, कोई फेल नहीं होता है। मेरी नज़र में मैंने आज तक देखा नहीं है कि कोई UPSC या पब्लिक सर्विस कमीशन या साइंटिस्ट बनना चाहें, DRDO में नहीं बने तो इसरो में सिलेक्शन हो गया,
डीआरडीओ इसरो में नहीं होगा तो तमाम प्राइवेट R&D ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं। मारुति का है, महिंद्रा का है, निशान का है, तमाम IT सेक्टर में कंपनियां हैं जो R&D ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साइंटिस्ट हैं, वो इन ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे पे पैकेजेस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और कंट्रीब्यूशन है उनका। तो आपकी प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो वह अगर ईमानदारी से की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई दिक्कत आपके सामने आएगी। सर, बहुत सारे बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार वो जब घर रह जाते हैं और घर से ही तैयारी करते हैं और अर्थाभाव के कारण बाहर जा नहीं पाते हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होता है, लेकिन बहुत बार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे छूट जाते हैं पीछे। तो सर, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि क्या प्रिपरेशन के लिए घर से बाहर रहना जरूरी होता है? यह एक बहुत बड़ा मिथ है। पिछले 5-10 सालों में यह मिथ टूटा भी है। अगर मैं आपकी इस देश के सबसे बड़े कंपटीशन की मैं बात करता हूँ, यूपीएससी का, तो यूपीएससी में जो सर्वाधिक सिलेक्शन हुए हैं वो स्मॉल सिटीज से हुए हैं। इस बीच आप उठा करके लिस्ट देख लीजिए। जरूरत के अनुसार बच्चे चले गए दिल्ली या अन्य महानगरों में चले गए, उन्होंने 2-4 महीने की कोचिंग ली होगी, लेकिन उनकी पूरी बेसिक एजुकेशन, उनकी हायर एजुकेशन B ग्रेड यहाँ तक कि C ग्रेड सिटीज़ में हुई हैं। ऐसे मैं क्या उदाहरण में नाम क्या बताऊं, लेकिन ऐसे अन्यान्य उदाहरण हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन स्मॉल सिटीज से खूब सारे हो रहे हैं। दूसरी चीज़, बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे, इवन मैं DRDO के रिक्रूटिंग से मैं जुड़ा रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं महसूस किया कि जो मेट्रो सिटीज़ में बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, या बड़े शहरों में बड़ी कोचिंग, अभी ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसके बाद आपको अगर इन्वायरमेंट चाहिए, ऑफ कोर्स उसमें इंपॉर्टेंस होता है कि कॉमन गोल अचीव करने वाले लोगों की संख्या, तो वह भी अब इस सोशल मीडिया ने और आपके इंटरनेट ने वह दूरी पाट दी है। कोचिंग और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो आप घर में रह करके, किसी छोटे शहर में रह करके, गांव में रह करके भी वह सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो कोई महानगरों में रहने वाला है। कोटा का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप अगर सिलेक्शन रेशियो देखिएगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं और सिलेक्शन हो रहा है, तो वह बहुत बड़ा और एक्साइटिंग रेशियो नहीं है उतना। अगर आप सलेमपुर जैसे छोटे शहर से भी आप देखें, मैंने कई वर्षों से फॉलो किया, जैसे सेंट जेवियर की सफलता नीट में या जेई में या अन्य कंपटीशन में रही, वह रेशियो की तुलना में तो बराबर का रेशियो है। बिल्कुल बिल्कुल। आप निसंदेह, आपका कमिटमेंट मैटर करता है, आपकी मेहनत करने का जज्बा, आपका लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय, यह मैटर करता है। अगर यह है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने माता पिता के रिसोर्सेज और पैसे को जाकर के बाहर में वेस्ट करने की आवश्यकता है। आप कहीं से कुछ भी पा सकते हैं। बिल्कुल सर, एक प्रश्न और मैं महत्वपूर्ण पूछना चाहूँगा कि कई सारे विद्यार्थियों के अंदर प्रतिभा तो बहुत सारा होता है, से वो कहते हैं कि मैं अच्छा सिंगिंग भी आता है, अच्छा खेलना भी आता है, अच्छा पढ़ने में भी हम ठीक ठाक हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हम किस क्षेत्र में बेहतर हैं। तो सर, विद्यार्थियों का ये प्रश्न है कि वो अपनी प्रतिभा को पहचाने कैसे? देखिए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। पहली बात, आपका प्रतिभा पहचानना, पहली बात, बच्चे इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में और पैशन में अंतर नहीं कर पाते हैं। यह मैच्योर एज भी नहीं होती है। जैसा कि आपने कहा कि वो म्यूजिक में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, वो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि उसका पैशन ना हो, वो उसका इंटरेस्ट हो और बाकी टाइम में वो म्यूजिक कर रहा हो, खेल रहा हो, लेकिन पैशन है कि नहीं यह निर्धारित नहीं होता है। अगर उसका पैशन भी है, अगर होगा तो ऑटोमेटिक कहीं से भी, बहुत उदाहरण है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग गए, फिल्म सिंगर बने, स्पोर्ट्स पर्सन बने, बहुत सारे उदाहरण हैं। पैशन अगर होगा तो ड्राइव करेगा, उसको चैनलाइज करेगा, उसको वहाँ तक पहुँचा देगा। तो मेजर दिक्कतें हैं आजकल, जो है बच्चा अपना पैशन पहचानता है कि नहीं, इंटरेस्ट जानता है कि नहीं, क्या वो क्या कर सकता है, क्या उसके रीच में है। इसको जानने के लिए बेहतर यही है कि आप कैरियर काउंसलर से मिलें, अपने सीनियर से मिलें, अपने अनुभवी टीचरों से बात करें। और इधर के भी साइड से मैं स्कूलों से भी अनुरोध करूंगा कि जिस तरह का यहाँ कार्यक्रम सेंट जेवियर में हुआ, इस तरह के कार्यक्रम सभी स्कूलों में और फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, क्योंकि हर साल बैचेज बदलते हैं। अभी जो बच्चे हमारे साथ अभी 11th-12th के थे, कल को 9th वाले भी इसमें आ जाएंगे। तो यह एक ऐसी कार्यशालाएं फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, एवरी 4 मंथ 6 मंथ, या अगर इस तरह के रेगुलर प्रोग्राम होंगे, अनुभवी लोग आएंगे जिनसे बच्चे, और इसमें थोड़ा और समय बढ़ा करके कि हम ओपन सेशन भी करें, बच्चे अपने व्यक्तिगत सवालों को भी उसमें करें, इस तरह के भी चीज़ों को हम इनकरेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यही एक माध्यम है। सर, जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि जब हम 9वीं 10वीं में हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 9वीं 10वीं का समय होता है। जब इससे हमने क्रॉस किया तो फिर पता चलता है कि 11वीं 12वीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कब होता है? देखिए, जो प्रश्न ही है आपका,
मैं इसको रिफ्रेम करूं, जीवन ही बहुत महत्वपूर्ण है, जी जीवन ही बहुत अनमोल है। हम मानव का जीवन पाए हैं, हमारे जीवन में क्या चीज महत्वपूर्ण है यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कैरियर एक पक्ष है, जी जीवन जीने की कला जो होती है वो सर्वांगीण होती है। बिल्कुल। हम अपने जीवन में सिर्फ कैरियर को ही अगर महत्व देखें तो बाकी चीजें छूट जाएंगी, फिर आपको वहां पे जाके असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, जिसमें आपका सामाजिक जीवन भी स्वस्थ होना चाहिए, आपका आध्यात्मिक जीवन भी स्वस्थ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए एक संतुलित मन और संतुलित मस्तिष्क, यह दोनों बहुत आवश्यक है, जिसके लिए तमाम तरीके हैं। रही बात महत्वपूर्ण समय की, ऑफ कोर्स एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का युग है और 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक का हम कहते हैं 5, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई जगह 4 ईयर का भी ग्रेजुएशन कोर्स कर दिया गया जो इंटीग्रेटेड है, तो वह 4 और नीचे का जो 4 8वीं के बाद, तो 8 ईयर कैरियर के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने इस 8 सालों में अच्छे से मेहनत की, लक्ष्योन्मुख मेहनत की, वह जीवन में ऑफ कोर्स बहुत लंबी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनसे छूट जाता है, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाते हैं, वो बाद में दूसरे एरिया में डेवलप कर सकते हैं। अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट का उदाहरण दिया जा रहा है कि बहुत लोग कम उम्र में प्रेसिडेंट बने और कम उम्र में चले गए, यह लेट उम्र में बने तो लेट तक रहे। तो कभी लेट नहीं होता है, सिंपली है कि आप में दृढ़ निश्चय हो, आप में करने का जज्बा हो, कुछ करने की क्षमता हो और उसको आप सही समय पर उसका प्रयोग करते हुए अपनी क्षमता का अगर मेहनत करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, कभी भी कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन 8वीं से ग्रेजुएशन, अगेन मैं रिपीट करूंगा, और सभी स्कूल गोइंग बच्चों से मैं कहूँगा, क्योंकि ग्रेजुएशन जो 12वीं जो 11th 12th है वो और महत्वपूर्ण है। इस दौरान आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन भी पास करने का टेंशन होता है, साथ ही अगर आपने अच्छे एंट्रेंस नहीं पास किए तो आपको अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगा, और यह एडमिशन ऑफ कोर्स निर्धारित करता है कि आने वाले समय में आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आप किस तरह के कैरियर को अपने जीवन में आप अपनाएंगे। बिल्कुल। और सर, जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके पास क्या संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, जो भी आवश्यकता थी आपको? देखिए, आवश्यकता, एक गांधी जी का एक वो है कि एक युक्ति है, मैं उससे प्रारंभ करूंगा। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीजें देती है, बिल्कुल, लेकिन हमारी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं देती है। ठीक है, तो एक विद्यार्थी के लिए संसाधन क्या चाहिए? एक आध कपड़े हों, सुबह शाम खाने को अच्छा मिल जाए और कापी किताब भरपूर मिल जाए। पहले तो किताबें भी खरीदना एक चुनौती होती थी। हम लोगों ने तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी किताब भी नहीं खरीदे, वह भी संसाधन नहीं था। तो अपने सीनियर से संबंध अच्छे बना के रखते थे, उनके नोट्स मिल जाते थे, उनकी पुरानी किताबों से पढ़ा करते थे। आजकल के तो बच्चों के पास बड़ी अच्छी अच्छी किताबों की PDF फ्री में अवेलेबल है। अगर आप अपने घर में 500 रुपए का इंटरनेट लगवा लीजिए महीने का, तो आपके घर में अगर 10 विद्यार्थी हैं तो 10 विद्यार्थी की आवश्यकता 500 रुपए महीने में पूरी हो जाती है। सारे PDF में अच्छी इंटरनेशनल लेवल की किताबें उपलब्ध हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं था। तो संसाधन जो है बहुत रिलेवेंट टर्म है, रिलेटिव टर्म है। यह आप किसको संसाधन मानते हैं? अब आप 10th और 12th में पढ़ते हैं, आपको एप्पल का फ़ोन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, तो आपके पास नहीं है। अगर पढ़ना है, कैरियर में कुछ करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत पूरे देश में कोई भी एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके पास संसाधन का अभाव है। साथ ही आज के युग में एक बड़ी अच्छी बात है जो हम लोगों के समय नहीं था, बहुत सारे NGO, बहुत सारे फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस फॉरवर्ड हुए हैं, जो गरीब बच्चे जो सुविधाओं से जो विपन्न हैं, उनकी शिक्षा और उनकी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सामाजिक रुचि और अभिप्रेरणा है, जो क्या करते हैं कि जिम्मेदार नागरिक की भांति जो सुविधा से विहीन बच्चे हैं उनकी मदद करके उनको आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। तो सर, अभी तक के आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? देखिए, उपलब्धि तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर हम एक स्टूडेंट के तौर पर कहें तो मेरी नौकरी को पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद बहुत सारे प्रमोशन मिले, बहुत सारे अवसर ऐसे मिले हमारी नौकरी के ही माध्यम से। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी नौकरी की वजह से हूँ। मेरी जो भी सामाजिक आइडेंटिटी है, जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया, बाद में हायर एजुकेशन किया, मैंने नौकरी में आने के बाद मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे PhD भी कराया, यह एक अवसर दिया। उसी की वजह से मेरे जीवन का सारा ताना बुना उस पे है। उपलब्धि जो मैं ये मानता हूँ कि मैंने आर्म फोर्सेस के लिए अच्छे ऑफिसर्स के सिलेक्शन में मैंने मदद किया।
DRDO के अच्छे साइंटिस्टों के सिलेक्शन में मैंने मदद किया। भारत सरकार के अन्य विभागों को राइट पर्सन फॉर राइट जॉब उपलब्ध कराने में जो भी मेरी सेवा की आवश्यकता रही है, मेरे अपने विषय के ज्ञान के माध्यम से मैंने हमेशा उपलब्ध कराया है, आगे भी यही करता रहूँगा। बिल्कुल, तो यही उपलब्धि है। सर आप युवा, विद्यार्थी और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा, विद्यार्थी और समाज के लोग, तो सबसे अधिक युवाओं का, सबसे बड़ा युवाओं का देश है। 65% आबादी हमारे देश की जो है 35 वर्ष से कम है। तो उन्हीं के लिए हमारा यह मैसेज है कि जीवन की जो चुनौतियां हैं उनका सामना दृढ़ निश्चय के साथ करें। हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम है, चुनौतियां हैं, पीने योग्य पानी और शुद्ध हवा की समस्या आ गई है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करें, जिम्मेदार नागरिक बने। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनका यह दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने परिवार, घर और समाज से प्राप्त जिम्मेदारियां, जो भी मिली हैं जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन बड़े मनोयोग से करें, कर्मठता से करें और ईमानदारी से करें। और अगर ऐसा करेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग अपने जीवन में सफल रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम उपस्थित हैं सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर में और हमारे साथ उपस्थित हैं इस स्कूल के प्रधानाचार्य श्री विजेंद्र शुक्ला सर, जिनके माध्यम से आज इस स्कूल में कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सर कैसा था कार्यक्रम, कुछ बताएंगे उस कार्यक्रम के बारे में? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और पूरे इस चैनल के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और डॉक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी का जो पूरा सेशन रहा करीब 1 घंटे 40 मिनट का रहा। बिल्कुल। और जितने शांति प्रिय ढंग से बच्चे सुन रहे थे इनकी बातों को, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जितने भी हमारे यहाँ कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम हुए, मनोवैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ लिया था और बच्चों के अनुरूप, बच्चों के आगे के भविष्य की दशा और दिशा तय करने में क्या क्या होने चाहिए, करीब करीब हमको लग रहा है कि पूर्ण रूप से उनको मार्गदर्शन किया है। और काफ़ी बच्चे उत्साहित थे और पूरा सेशन बड़ा ठीक रहा, अद्वितीय रहा, अद्भुत रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जब हम भी सर से बात कर रहे थे तो जिस प्रकार से सर अपने अनुभव को साझा कर रहे थे, उस हिसाब से मैं महसूस किया हूं कि जब कार्यक्रम चल रहा होगा तो विद्यार्थी कितने मनोयोग से उस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। फिर से सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव इस नमस्कार पूर्वांचल चैनल के माध्यम से साझा करने के लिए। आपने पूरे वीडियोस को देखा, आपने यहाँ से क्या सीखा, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किनके बारे में जानना चाहते हैं यह भी अवश्य बताएं। आपका भी धन्यवाद।